हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन की मचाई हुई शोर से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही होती है। एक्चुअली यहाँ पर यांगुओ को इसलिए परेशान कर रही होती है क्योंकि रात में यांगुओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आई होती है। पहले तो यांगुओ को शोर मचाने के लिए मना कर रही होती है, मगर जब यांगुओ नहीं मान रही होती है तो यांगुओ बाहर आ जाती है और अपनी बहन से बोलती है प्लीज़ ये शोर मचाना बंद कर। यांगुओ से पूछती है तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया है जो तू इतना ज़्यादा ड्रिंक करके आई थी कल रात। यहाँ पर यांगुओ से ये भी पूछती है तू इतना ज़्यादा ड्रिंक करके क्यों आई थी आखिर। यहाँ पर यांगुओ को सब कुछ सच सच बता देती है, कैसा उसका ब्रेकअप हो गया और ड्रिंक में उसका एक भी पैसा नहीं गया है। यहाँ पर यांगुओ से उसका ब्रेकअप का रीज़न भी पूछती है तो यहाँ पर यांगुओ से सच सच बता देती है कि आधे को एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है जो कि उसका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी। बस इतना ही सुनने की देर थी कि यांगुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि आधे जैसा लड़का यांग खानदान की लड़की को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। यहाँ पर यांगुओ को अपने यांग खानदान की प्रेस्टीज को गिनवाना शुरू कर देती है। वो बोलती है एक वक्त वैसा था जहाँ पर यांग खानदान का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था पूरे चाइना और ताइवान में। पर यांगुओ उसको पास्ट की बातें ना करने के लिए बोलती है और बोलती है वो सारी पास्ट की बातें थी, अब हमें फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर यांगुओ को बोलती है कि मेरी बहन इस बारे में तो बहुत अच्छी है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना जानती है। यहाँ पर यांगुओ पर फिदा हो जाती है और बोलती है मैं तुझे आज परमिशन ग्रांट करती हूँ, तू ऑफिस से आज छुट्टी ले सकती है, मैं तेरे बॉस से बात करूँगी। बस इतना ही सुनने की देर थी कि यांगुओ उसे रोकने की कोशिश करती है कि आपको अब मेरे बॉस से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यांगुओ बहुत अजीब से बहाने दे रही होती है तो ये बहाने सुनकर यांगुओ भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ और भी हुआ है यांगुओ के साथ। यांगुओ को बहुत ज़बरदस्ती करके पूछती है कि और बता तुम मुझसे क्या छुपा रही है, तो यहाँ पर यांगुओ बहुत धीरे आवाज़ में बोलती है कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। बस इतना ही सुनने की देर थी कि यांगुओ को गुस्सा आ जाता है और वो यांगुओ को 7 दिन की मोहलत देती है और बोलती है 7 दिन के अंदर कोई ना कोई जॉब फिर से फाइंड कर तभी मैं तुझे इस घर में घुसने दूंगी, और उसे घर से निकाल देती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यांगुओ अपनी ऑफिस की जॉब कर रही होती है, वहीं पर दिखाते हैं कि पीछे से यूफिंग आता है और उसको बोलता है कि आज तुम्हें एक और काम करना है, मेरे बच्चों के लिए दोबारा से नई फाइंड करनी है। इतना सुनने के बाद यांगुओ फिर से दोबारा पूछती है कि इस बार क्या रीज़न है नैनी के चले जाने का। यूफिंग के लुक्स देखकर यांगुओ समझ जाती है कि इस बार बॉस नहीं बताना चाहते हैं कि नैनी इस बार क्यों चली गई है। यूफिंग जैसे ही अपने ऑफिस की तरफ जाने ही लगता है वैसे ही वो नोटिस करता है कि यांगुओ अपने कैलेंडर की तरफ बहुत फोकस से देख रही है, तो यहाँ पर यूफिंग उससे पूछ ही लेता है कि तुम कैलेंडर में क्या देख रही हो। एक्चुअली यांगुओ ने अपने कुलीग्स के साथ शर्त लगाई होती है कि ये वाली नैनी कितनी जल्दी बाहर जाएगी। यहाँ पर यांगुओ वो शर्त जीत चुकी होती है क्योंकि नैनी ने अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं किया होता है और उससे पहले ही वो छोड़ के जॉब चली गई होती है, और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है यांगुओ की ये चाइल्डिश हरकतें देखकर यूफिंग उसे जल्दी से जल्दी दोबारा नैनी फाइंड करने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। यहाँ पर यांगुओ नैनी फाइंड मिशन पे लग जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि यांगुओ एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट पे पहुंची होती है, वहाँ पर अपना रिज्यूम दे रही होती है। यहाँ पर उसका मालिक ये पूछता है कि तुम ये काम कर तो पाओगी ना, तो यहाँ पर यांगुओ से बोलती है मेरी काबिलियत पे आप शक मत कीजिए। तो फिर यांगुओ को ये जॉब मिल जाती है और उसे वो बोलता है कि अगले दिन से तुम काम पर आ सकती हो। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है मुझे तो यांगुओ ने 7 दिन का टाइम दिया था, मैंने उससे पहले ही जॉब फाइंड कर दी, जब यांगुओ को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि यांगुओ अपने पुराने घर के पास पहुंची होती है और वहां पर देख रही होती है उसके अपने पुराने घर को। इस घर से यांगुओ की बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं। यहाँ पर वो एक पोस्टर देखती है, वो देखती है कि ये मकान दोबारा सेल हो चुका है।
इतना देखते ही यांगुआ अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। वो देखती है जन्मदिन वाले दिन वो किसी का इंतज़ार कर रही होती है। यांदुओ अंदर से आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि फ़ादर आज नहीं आएंगे। यहाँ पर यांगुओ से रिप्लाई करती है कि नहीं, फ़ादर ने मुझे प्रॉमिस किया था वो आज ज़रूर आएंगे। और वैसे ही वो नोटिस करती है कि एक कार आके उसके घर के सामने रुकती है, तो ये फ़ादर की ही कार होती है। वो चाहते हुए फ़ादर के पास पहुंचती है और बोलती है, आपको याद था ना आज मेरा बर्थडे था। तो यहाँ पर उसके फ़ादर को याद तो नहीं होता है कि आज यांगुओ का जन्मदिन था, मगर उनके पास जो भी होता है वो निकाल के उसे दे देते हैं। यांगुओ के फ़ादर ने उसे एक क्रिस्टल बॉल दी होती है और उसे बहलाने के लिए ये बोल देते हैं कि जो भी विश तुम इससे मांगोगी वो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। आज भी यांगुओ को इस बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। उसे लगता है जो भी वो विश करेगी इस बॉल से वो पूरी ज़रूर से होगी। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ जब जा ही रही होती है तो गलती से उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। और जैसे ही वो साइकिल की चेन चढ़ा ही रही होती है और अपनी जेब में से कुछ निकालती है साइकिल की चेन चढ़ाने के लिए, तो वो क्रिस्टल की बॉल नीचे गिर जाती है। यांगुओ उस क्रिस्टल की बॉल बचाने के लिए भाग ही रही होती है। वो बीच सड़क पे पहुंच जाती है। पीछे दिखाते हैं कि यूफिंग भी उसी सड़क पे गाड़ी चला के आ रहा होता है और उसका ध्यान सड़क पे नहीं होता है क्योंकि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। जैसे ही यूफिंग देखता है कि उसकी गाड़ी के आगे कोई आने वाला है, वैसे ही वो जल्दी से ब्रेक मारता है और यांगुओ को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर यूफिंग गाड़ी से निकलने के बाद चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। यहाँ पर यांगुओ भी उसे पलट जवाब देती है, बोलती है, किसने बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे मरने के लिए आई थी। यहाँ पर यांगुओ जब यूफिंग का फेस देखती है तब उसे पता चल जाता है कि ये वही कस्टमर है जिसने उसे होटल से बाहर निकलवाया था। यहाँ यूफिंग भी यांगुओ को पहचान जाता है और बोलता है, तुम वही लड़की हो ना जिसे कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता है। यहाँ पर यांगुओ अपनी बेइज्जती सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पलटकर उसको जवाब देने लगती है। यहाँ पर यांगुओ भी यूफिंग को बहुत कुछ सुना देती है और बोलती है, मुझे लगता है तुम ज़रूर से वकील होगे क्योंकि तुम दलील देना इतनी अच्छे से जो जानते हो। यहाँ पर यांगुओ यूफिंग को सुनाते सुनाते ये भी बोल जाती है कि ज़रूर तुम मेरी दीदी के बॉस जैसे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस, बदतमीज़ और पता नहीं क्या क्या बोल जाती है वो यूफिंग को। जब यूफिंग को लगता है कि उसके प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है तो वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देता है। यहाँ पर यांगुओ को वो बताता है कि नहीं, मैं कोई भी लॉयर वॉयर नहीं हूँ, मैं तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। यहाँ पर यांगुओ उसे बोलती है कि जब टीचर्स को ही कोई मैनर्स नहीं है, पता नहीं बच्चे को क्या सिखाते होंगे, तुम तो टीचर बनने लायक ही नहीं हो। यूफिंग के हर दलील पर यांगुओ बहुत अच्छे से जवाब दे रही होती है, तो यहाँ पर यूफिंग भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है। यहाँ पर यांगुओ से बता देती है कि वो अपनी मैजिक बॉल ढूंढते ढूंढते सड़क के बीचों बीच पहुँच गई थी और उसके गाड़ी के आगे आ गई। यूफिंग यांगुओ को एक मैजिक बॉल के लिए, वो भी फेक मैजिक बॉल के लिए इतना पागल होते देख वो भी बोलता है, ये बड़ी अजीब लड़की है। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ को साफ साफ शब्दों में मना कर देता है और बोलता है, माफ़ी, और वो भी तुमसे बिल्कुल नहीं। यांगुओ फिर से यूफिंग को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से जाने की करती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि यूफिंग अपने घर पहुंचा होता है और उसके घर के सामने एक एम्बुलेंस कार खड़ी होती है, जिसे देखकर वो भी पैनिक कर जाता है और वो उतर के पूछता है कि अब किस बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है। यहाँ पर वो लोग जवाब देते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत यहाँ पर ख़राब नहीं हुई है, बल्कि नैनी को शॉक लग गया है। इतना ही सुनने की देर थी कि यूफिंग समझ जाता है इस पे भी बच्चों की कोई ना कोई करामात होगी। यहाँ पर यूफिंग बच्चों के पास आता है और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि नैनी की ये हालत कैसे हुई। तो यहाँ पर ये बच्चे उसको रिप्लाई करते हैं कि ज़रूर से मैम को अच्छा नहीं लगा होगा ये घर और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक के साथ खेलने का मन कर रहा होगा। इसमें से छोटा वाला तो यहाँ तक बोल जाता है कि मैंने तो मैम को समझाने की कोशिश भी की थी कि इलेक्ट्रिक शॉक के साथ नहीं खेलना चाहिए, मगर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। यहाँ पर यूफिंग को बच्चों की सारी हरकतें समझ में आ रही होती हैं, मगर वो बच्चों को कुछ नहीं कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो छोटे वाले बच्चे को एग खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो अपनी दीदी से बोलता है, मुझे एग खाना पसंद नहीं है।
यहाँ पर यूफिंग उस बच्चे की ये बात सुनकर भी अनसुना करता है और बोलता है तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ूंगा। दोनों बच्चे यूफिंग की अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। इस बार वो बड़ी लड़की ये काम करती है कि वो छोटे बच्चे की प्लेट में पूरी केचप की बोतल ही पलट देती है और बोलती है ये अब टेस्टी बन चुका है, तू ये खा सकता है। इतना करने के बाद भी जब वो नोटिस करती है कि यूफिंग की कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना वो उसे रोक रहा है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर रुक जाती है। यूफिंग यहाँ पर बोलता है कि मैं कार में जा रहा हूँ, तुम लोग जब अपना खाना फिनिश कर लो तो कार में आ जाना। बस इतना ही सुनने की देर थी कि वो छोटी बच्ची यूफिंग से पूछ ही लेती है कि आप हम दोनों को नफ़रत करते हो ना। यहाँ पर यूफिंग पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था, मगर वो जाते जाते ये बोल जाता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और बाहर आ जाना कार में। दूसरे सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूफिंग फिर से यांगडुओ को बोल रहा होता है कि तुम्हें इस बार फिर से दोबारा से नई नैनी फाइंड करनी है। इस बार यांगडुओ पूछ ही लेती है कि इस बार तो एक भी दिन नहीं हुआ, नैनी फिर से छोड़ के चली गई। यहाँ पर यूफिंग यांगडुओ को बोलता है मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी करके 3 दिन के अंदर कोई नई नैनी फाइंड करनी ही होगी। इस पे यांगडुओ बोलती है इस बार की जो नैनी थी वो हेड ऑफ द नैनी थी, अब मैं कहाँ से लाऊं नैनी। यहाँ पर यूफिंग नैनी की सैलरी को 3 टाइम्स करने के लिए बोल देता है यांगडुओ को। यहाँ पर यांगडुओ का खुराफाती दिमाग चलने लगता है। वो यूफिंग से बोलती है क्या मैं अपने नोन पर्सन को इस काम के लिए लगा सकती हूँ। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है मुझे कोई भी चलेगी, बस नैनी होनी चाहिए और मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। इतना ही सुनते यांगडुओ बहुत ज़्यादा खुश होती है और चहचहाते हुए वो ऑफिस रूम से बाहर आ जाती है। दूसरे सीन में हमें यांगडुओ को दिखाया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइड पे नाली खोदने का काम कर रही होती है। यांगडुओ की डेडिकेशन देखकर उसके बॉस भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे परमानेंट करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारा काम बहुत कम वक्त में पूरा कर लिया होता है। यहाँ पर यांगडुओ के पास यांगडुओ का फ़ोन आता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है उसे याद आता है कि यांगडुओ हमेशा ये बोलती है कि उसे उसका फ़ोन नहीं उठाना है, तो वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर यांगडुओ उसको दोबारा फ़ोन लगाती है और इस बार यांगडुओ उसका फ़ोन उठा लेती है। यहाँ पर यांगडुओ उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी फ़ोन काटने की। यांगडुओ उसको सफाई देने ही वाली होती है, वैसे ही यांगडुओ उसे रोक देती है और बीच में ही बोलती है कि जो भी तू अभी काम करती है उस पर अभी रेजिग्नेशन देकर मेरे ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुँच। रेजिग्नेशन देने की बात सुनते ही यांगडुओ उससे कुछ पूछने ही वाली होती है, वैसे ही यांगडुओ फ़ोन रख देती है और कोई भी बात उससे ढंग से क्लियर नहीं करती है। यांगडुओ के पास मैनेजर आता है और बोलता है हम लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग आपको सैलरी भी बढ़ा कर देना चाहते हैं और आपको परमानेंट करना चाहते हैं। बस इतना ही सुनने की देर थी। यहाँ पर यांगडुओ से बोलती है मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ और वो रिज़ाइन दे के भाग जाती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग और यांगडुओ को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचे होते हैं, जहां पर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। यांगडुओ ने उसे बता दिया होता है कि मेरी एक बहन है, वो इस काम के लिए फ़िट है। यूफिंग यांगडुओ की दी गई लिस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है। हर टर्म्स एंड कंडीशन पे डिस्कशन करने के बाद वो एग्री कर ले रहा होता है। टर्म्स एंड कंडीशन पे एक डेट भी मेंशन होती है जहाँ पर वो फुल हॉलीडे मांग रही होती है। यहाँ पर यूफिंग उससे पूछने की कोशिश करता है कि इस डेट को फुल हॉलीडे मैं क्यों दूँ, तो यहाँ पर यांगडुओ उसे बता देती है कि इस दिन मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो हम दोनों बहनें साथ में सेलिब्रेट करते हैं। इस कंडीशन पे भी यूफिंग मान जाता है और बोलता है इस दिन तुम पूरी हॉलीडे ले सकते हो। ऐसे ही ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तब तक यांगडुओ वहाँ पर पहुँच जाती है। यूफिंग के पीछे आके यांगडुओ खड़ी होती है, तो वो उसको मिरर में देख चुका होता है। जैसे ही यूफिंग नोटिस करता है ये और कोई नहीं रेस्टोरेंट वाली ही लड़की है, वो शॉक में पीछे देखता है, जिसे देखकर यांगडुओ भी शॉक रह जाती है। यहाँ पर यूफिंग बोलता है मुझे तुम्हारे साथ काम करना होगा, आथू मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सेम वर्ड यांगडुओ के भी होते हैं। जैसे ही वो यूफिंग को देखती है और बोलती है मुझे इस आदमी के साथ काम नहीं करना है। ये सब पीछे बैठे यांगडुओ देख रही होती है, वो शॉक में होती है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे इतने अच्छे से जानते हैं।
यहाँ पर यांगुओ रियलाइज़ करती है कि उसके वजह से यांगुओ की भी जॉब जा सकती है। तो यहाँ पर यांगुओ बहाना बनाती है, कहती है आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पर आपको बस यही बताने आई हूँ कि वो आज इस टाइम पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ पर यांगुओ यांदुओ के पास आती है और बोलती है यहाँ पर कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी बात घर पर जाकर बता दूँगी, अभी तू संभाल ले। जैसे ही यांगुओ वहाँ से जाने की करती है, यूफिंग समझ जाता है यांगुओ झूठ बोल रही है, किसी भी लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि वो वही लड़की है। यहाँ पर यूफिंग पूछने की कोशिश भी करता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से हॉस्पिटल में यांगुओ की बहन भर्ती है, ताकि हम जाकर उसको देख सकें। यांगुओ जब यहाँ पर नोटिस करती है कि उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वो बोल देती है कि उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, उसने अपनी मरहम पट्टी करवा ली थी और वो घर पहुँच चुकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूफिंग भी पीछे खड़ा हुआ यांगुओ की ये सारी दलीलें सुन रहा होता है और उसे पता होता है कि यांगुओ झूठ बोल रही है। यूफिंग यहाँ पूछ लेता है कि मैं कब मिल सकता हूँ, उसके साथ कब नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यांगुओ से बोलती है कि वो आपसे कभी नहीं मिलना चाहती है। ये सब पीछे खड़े यांगुओ भी सुन रही होती है, वो यांगुओ की ये सब हरकतों पे बहुत ज़्यादा शॉक फील कर रही होती है कि क्यों यांगुओ ये सब बोल रही है। थोड़े वक्त बाद यांगुओ भी यांगुओ का साथ देने लगती है और बोलती है मेरी बहन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगता है हम दोनों को घर जाना चाहिए। यहाँ पर यूफिंग उन दोनों को रोकते हुए बोलता है तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, मुझे तुम दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ के बोले हुए शब्द को दोहराता है कि यांगुओ का बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, उसको तमीज़ नहीं है और पता नहीं क्या क्या है। जब यांगुओ अपने बोले हुए शब्द दोबारा सुन रही होती है यूफिंग के मुंह से, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगती है और वो यूफिंग से माफ़ी मांगने लगती है अपने घुटनों पे जाकर। ये सब यांगुओ की हरकत वहाँ पर खड़े हुए यांगुओ भी देख रही होती है। यहाँ पर यांगुओ उसको बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को ये सब बोलने की। तो यहाँ पर यांगुओ कबूल लेती है कि ये सब शब्द मेरे नहीं बल्कि यांगुओ के ही थे। ये सुनते ही यांगुओ भी पैरों पे बैठ जाती है यूफिंग के। यहाँ पर यूफिंग उन दोनों से बोलता है मैं तुम दोनों को माफ़ कर सकता हूँ, बल्कि मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को मेरे लिए ही काम करना होगा। इतना ही सुनने की देर थी, वो दोनों शॉक हो जाती हैं, पूछने की कोशिश करती हैं हम लोगों ने आपको इतना सब कुछ बोला, फिर भी आप हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। यूफिंग यहाँ पर उन दोनों को माफ़ करने की एक शर्त रखता है कि यांगुओ उससे प्यार नहीं कर सकती है, दूसरी शर्त उसको बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करनी होगी, और तीसरी शर्त में ये वो बोल देता है कि 1 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ नहीं सकती है। अगर वो तोड़ेगी तो उसे अपनी सैलरी का 10 टाइम्स मुझे पे बैक करना होगा। बस इतना ही सुनने की देर थी कि यांगुओ यहाँ पर हर शर्त पे हामी भर देती है और बोलती है यह आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती है क्योंकि मेरी बहन लेस्बियन है। यहाँ पर यूफिंग भी हामी भरता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारी बहन लेस्बियन है। यहाँ पर ये दोनों शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता है कि यांगुओ लेस्बियन है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने में मुझे वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ वैसे ही यूट्यूब मेरी वीडियोस को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ, एक लाइक और एक कमेंट इस ड्रामा की हर वीडियो पे ज़रूर से कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूँ और जल्दी से जल्दी ये ड्रामा फिनिश कर सकूँ। थैंक यू।